क्या आपको लगता है कि यह दिखाई देने वाली दुनिया ही अंतिम सत्य है? क्या हमारी आंखें वास्तविकता के पूरे स्वरूप को देख पाती हैं, या फिर जो हमें दिखाई देता है वो वास्तविकता का एक हिस्सा मात्र है? तो आखिर अंतिम सत्य है क्या? और इसी सवाल से शुरुआत होती है मेटाफिजिक्स की, यानी तत्व मीमांसा। 500-600 साल पहले हुई वैज्ञानिक क्रांति ने इस ब्रह्मांड के बारे में, इस ब्रह्मांड को समझने के बारे में हमारे नजरिए को बदल कर रख दिया। विज्ञान ने हमें यह बताया कि यह ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल, रहस्यात्मक और विशाल है। लेकिन विज्ञान की इस अद्भुत प्रगति के बावजूद भी एक ऐसा सवाल है जो 2500 साल पहले था और आज भी बना हुआ है कि आखिर अंतिम सत्य है क्या? इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का फाइनल कॉज, मूल कारण है क्या? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटाफिजिक्स की। मेटाफिजिक्स है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और समझने का प्रयास करेंगे कि मेटाफिजिक्स की आलोचना किसने की, क्यों की, और आज भी क्या ये रेलिवेंट है। 5 ऐसे रीजंस जो ये समझाते हैं कि आज भी मेटाफिजिक्स जरूरी है। लेकिन इन सारे सवालों के आंसर देने से पहले हमें यह समझना होगा कि मेटाफिजिक्स है क्या। तो बेसिकली मेटाफिजिक्स फिलॉसफी की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम इस ब्रह्मांड के मूल कारण की या मूल तत्व का अनुसंधान करते हैं। अब हम मूल तत्व किसे कह सकते हैं? तो मूल तत्व वो तत्व होता है जो किसी और दूसरे तत्व पर या किसी और दूसरे कारण पर डिपेंड ना करता हो। अब इससे आप गॉड से भी जोड़ सकते हैं। धार्मिक परंपराएं बेसिकली इसे गॉड से रिलेट कर देती हैं। फिलोसफर्स भी वेस्टर्न वर्ल्ड में किया है, बहुत सारे फिलोसफर्स ने। तो इस संसार का मूल कारण या आदि कारण है क्या? बेसिकली आदि कारण या मूल तत्व हम एक ही, मतलब 2 टर्म है, उनको आप एक समझना। तो मूल तत्व या आदि कारण वो तत्व है जिसके ऊपर पूरा एग्जिस्टेंस डिपेंड है और वो किसी भी दूसरे रीजन पर या किसी भी दूसरे तत्व पर डिपेंड नहीं करता। फिलॉसफी में कॉजेशन थ्योरी है। इसको बहुत सारे फिलोसफर्स जैसे डेविड ह्यूम वगैरह ने रिजेक्ट भी किया है। कॉजेशन थ्योरी कहती है कि हर एक कार्य के पीछे एक कारण होता है। तो यदि आप ऐसे कैलकुलेट करो कि हर एक कार्य के पीछे एक कारण है, तो यहां पर ये श्रृंखला अनंत तक चली जाएगी। इसे फिलॉसफी में कहा जाता है द फैलेसी ऑफ इन्फिनिट रिग्रेस। तो अल्टीमेटली हमें एक ऐसा कॉज मानना पड़ता है, एक ऐसा तत्व मानना पड़ता है जो अल्टीमेट हो, जो फाइनल है, और इसे ही दर्शन की दुनिया में अल्टीमेट रियलिटी कहते हैं। इंडियन फिलॉसफी में तत्व मीमांसा कहा जाता है। वेस्टर्न फिलॉसफी में से मेटाफिजिक्स कहा जाता है। मेटाफिजिक्स का सामान्य सा अर्थ निकाल लिया जाता है या टीचर्स पढ़ाते हैं बियॉन्ड फिजिक्स। लेकिन इसके पीछे कहानी है। क्या कहानी है? अरस्तु को तो आप लोग जानते होंगे, एरिस्टोटल वेस्टर्न फिलॉसफी का हम कह सकते हैं पिलर है। तो एरिस्टोटल ने इसे फर्स्ट फिलॉसफी कहा था। लेकिन एरिस्टोटल क्या हुआ कि एरिस्टोटल का एक फॉलोअर था, एक स्टूडेंट था, उसका नाम था एंड्रोनिकस ऑफ रोड्स। ये 17th BC की बात है। उसने फिलॉसफी में उसने अरस्तु के कलेक्शंस को कलेक्ट किया, जो कि प्रारंभिक सिद्धांतों की बात करते हैं, जैसे सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, गॉड, ईश्वर, आत्मा और नेचर ऑफ गॉड, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो उसने क्या किया, फिजिक्स, यानी अरस्तु ने बहुत काम किया है फिजिक्स में, तो फिजिक्स की जो स्टडीज थी उसके बाद उसको कलेक्ट कर दिया, है ना, कलेक्शन बनाया उसका। तो पहले फिजिक्स फिर मेटाफिजिक्स, तो उसका ऐसा नाम पड़ गया मेटाफिजिक्स। ये सडन था, ये सिस्टमेटिक स्टडी का कोई नाम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है और मेटाफिजिक्स को उन सवालों के साथ जोड़ दिया गया, मतलब मेटाफिजिक्स उन सवालों को नाम दे दिया गया जो कि अल्टीमेट रियलिटी से जुड़े हैं, जो कि आत्मा से जुड़े हैं, जो ईश्वर के स्वरूप से जुड़े हुए हैं। इन सारी चीज़ों की बात हम मेटाफिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो मेटाफिजिक्स के अंतर्गत सवाल कौन कौन से आते हैं? अंतिम सत्य है क्या? जो
अल्टीमेट रियलिटी है उसका स्वरूप कैसा है, इस जगत का मूल कारण है क्या। इससे बहुत चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारी बातें निकलती हैं, बहुत सारी थ्योरीज निकलती हैं। जैसे प्रयोजनवादी है, कुछ नियतिवादी होते, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। हम लोग समझेंगे धीरे धीरे करके। क्या है, अगर एक साथ चीज़ें समझाते जाऊंगा तो चीज़ें बहुत सारी उलझ जाएंगी, है ना। और फिलॉसफी मतलब ऐसा नहीं है कि फिलॉसफी आप लोग एक वीडियो में, 2 वीडियो में समझना चाहते हो, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने इंडियन फिलॉसफी की जो शुरुआत की है उसमें ये हमारा मे बी तीसरा वीडियो है, तो उसमें सबसे पहले मैंने ये समझाया कि दर्शन है क्या, दर्शन क्यों जरूरी है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की कि जो इंडियन फिलॉसफी है वो है क्या, कैसी है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इसके बाद हमें फिलॉसफी की कुछ जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनको समझना है, जैसा कि मेटाफिजिक्स। तो ये जो सवाल है ये आज भी अहमियत रखते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या था, एंशिएंट और मेडिवल टाइम पर एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ गॉड का कंसेप्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण था और इसी पर चर्चाएं अधिकतर होती थी। लेकिन मॉडर्न टाइम में 18वीं 19वीं शताब्दी में 17वीं 18वीं शताब्दी में जब रैशनलिस्ट फिलॉसफी डेवलप होती है, जिसका फाउंडर रेने डेकार्ट को कहा जाता है, तो रेने डेकार्ट के टाइम पर मेटाफिजिकल स्टडीज़ का स्कोप बढ़ता है और इसमें ऐड होते हैं कुछ और कंसेप्ट, जैसे कि माइंड और बॉडी। माइंड और बॉडी के बीच में रिलेशन क्या है, ये और इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आज भी साइंस इसको पूरी तरीके से डिकोड नहीं कर पाया। चेतना, कॉन्शियसनेस क्या है, इसको भी साइंस अभी डिकोड नहीं कर पाया है। फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ विल इतना बड़ा कंसेप्ट है कि मतलब एक वीडियो इस पर भी बनाई जा सकती है कि फ्रीडम ऑफ विल आखिर है क्या। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के तरीके से हम समझते हैं। जो डिटर्मिनिस्टिक लोग होते हैं, यानी कि जो नियतिवादी लोग होते हैं, उनका ये मानना होता है कि हर चीज पहले से निश्चित है। तो क्या फिर इंसान फ्री नहीं है? इंसान की फ्रीडम ऑफ विल है ही नहीं। अब इससे एक दूसरी चीज निकलती है, जब हर चीज निश्चित है तो फिर हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें या कुछ भी करते रहें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है कि नहीं। इंडिया में से संकल्प स्वातंत्र कहते हैं, समझेंगे हम लोग इसको भी। तो ये सारा एडिशन होता है 17th 18th सेंचुरी में वेस्टर्न वर्ल्ड में। लेकिन इंडियन फिलोसफी में एंशिएंट टाइम से ही ये क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं। मैं समझाऊंगा कि इंडियन फिलोसफी में ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से डेवलप होते हैं। इंडियन फिलोसफी में आत्मा, ब्रह्म, चेतना, मुक्ति, ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं और ऐसा नहीं है ये हमारी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। आजकल चर्चाएं होने लगी हैं इन सारे सवालों पर, है ना। लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम खड़ी होती है कि अरस्तु का आखिर मेटाफिजिक्स का वास्तविक विषय था क्या? क्या नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, या फिर किसी यूनिवर्सल साइंस के बारे में अनुसंधान करना? क्योंकि अरस्तु के जो राइटिंग्स हैं वहां से हमें 2 तरीके की संकेत मिलते हैं और इसके बाद उसके दार्शनिकों ने, इसके बाद अरस्तु के बाद आने वाले दार्शनिकों ने इसकी 2 तरीके से व्याख्या की थी। तो क्या ये समझा जाए यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अरस्तु से पहले मेटाफिजिक्स नहीं थी? वेस्टर्न वर्ल्ड में मेटाफिजिक्स की शुरुआत होती है थेलिस से। थेलिस ने वास्तव में जल को ही इस सृष्टि का आदि कारण माना था, है ना। और उसे फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि थेलिस को फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी क्यों कहा जाता है। तो थेलिस पहला वो व्यक्ति था जहां से मेटाफिजिकल क्वेश्चंस की शुरुआत होती। थेलिस ने एक तत्व को, यानी जल को, इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का आदि कारण माना था। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में मेटाफिजिक्स की व्यवस्थित शुरुआत होती है प्लेटो के दौर से। प्लेटो ही पहला वो व्यक्ति था जिसने मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को एक अलग लेवल पर, फिलोसफी को एक अलग डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास किया। कैसे, हम समझते हैं इसको थोड़ा सा। देखो, तो प्लेटो की फिलोसफी का सेंटर पॉइंट है आइडियाज, यानी प्रत्यय, है ना। अब प्लेटो की जो पूरी आइडियलिज्म
प्लेटो का जो आइडियलिज्म है वो पूरा का पूरा डेवलप होता है सोक्रेटिक क्वेश्चंस पर। सोक्रेटिस के क्वेश्चंस क्या क्या थे कि सद्गुण क्या है, शुभ और अशुभ क्या है, ज्ञान, सोक्रेटिस कहता है ना कि ज्ञान ही सद्गुण है। तो अब इसमें देखो दो सवाल निकल कर आते हैं, ज्ञान है क्या और सद्गुण क्या है। सोक्रेटिस आगे कहता है कि ज्ञानी व्यक्ति ही सद्गुणी होता है। तो यहां एक सवाल उठता है कि आखिर ज्ञान है क्या, वास्तविक जो ज्ञान है वो क्या है और सद्गुण क्या है। तो ये दो क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं सोक्रेटिस के। यहां से कहीं ना कहीं प्लेटो के आइडियाज डेवलप होते हैं और प्लेटो कहता है कि जो आइडिया है वो रियल है। प्लेटो के आइडियाज हम लोग समझेंगे, डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसको सिंपली आप लोग अपनी डेली लाइफ से रिलेट करना। जैसे आपने एक गाय देखी तो आपने गाय को आइडेंटिफाई किया और दूसरे जानवरों से उसको अलग कर दिया। प्लेटो कहता है कि उसमें गोत्व था, इसलिए वो दूसरे जानवरों से अलग है। अब गोत्व क्या है? प्लेटो के अनुसार गोत्व जो है वो यूनिवर्सल आइडिया है, यानी कि सभी गायों में गोत्व पाया जाएगा, चाहे वो काली गाय हो, चाहे वो नीली गाय हो, चाहे वो लाल गाय हो, चाहे वो पीली गाय हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे रशियन हो, उसमें एक यूनिवर्सल कंसेप्ट गोत्व का पाया जाएगा। ऐसे ही मनुष्य में मनुष्यत्व पाया जाता है, इसलिए वो दूसरे जो लिविंग एंटिटीज हैं या दूसरे जो अस्तित्ववान चीजें हैं उनसे अलग है। अब प्लेटो कहता है कि जो यूनिवर्सल है, प्लेटो कहता है जो यूनिवर्सल आइडियाज है। पहली चीज तो आइडियाज थ्योरी में हमें याद रखना है कि जो प्लेटो के आइडिया है वो यूनिवर्सल है, यानी सार्वभौमिक है। दूसरे जो आइडियाज हैं उनकी रियल एग्जिस्टेंस है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, वो किसी और दूसरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब समझना इस बात को कि प्लेटो करना क्या चाहता है। प्लेटो के पहले दो दार्शनिक आते हैं, प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स, जिनको हम कहते हैं हेराक्लाइटस और पार्मेनाइडिस। हेराक्लाइटस और पार्मेनाइडिस दो अपोजिट फिलोसफर हैं। हेराक्लाइटस कहता है कि परिवर्तन ही सत्य है। उसके हिसाब से जो चेंज इज परमानेंट, यानी परिवर्तन ही सत्य है। वो कहता है कि हर चीज परिवर्तनशील है, कुछ बुद्धिज्म जैसा। दूसरी तरफ पार्मेनाइडिस कहता है कि जो परिवर्तन है वो भ्रम है, परिवर्तन इल्यूजन है, भ्रम है, परिवर्तन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पार्मेनाइडिस का एक शिष्य है, स्टूडेंट, उसका नाम मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, जेनो ऑफ इलिया पैराडॉक्सिस देता है पार्मेनाइडिस के। जो परिवर्तन को रिजेक्ट करता है ना पार्मेनाइडिस, उसको प्रूफ करने के लिए जेनो ऑफ इलिया बहुत सारे ऐसे पैराडॉक्सिस देता है, और जिसमें डाइकोटमी पैराडॉक्स फेमस है, चर्चा करेंगे हम लोग। तो हेराक्लाइटस परिवर्तन ही सत्य है, पार्मेनाइडिस कहता है परिवर्तन इल्यूजन है, स्थिरता ही सत्य है। इन दोनों को रिकंसाइल करने का, इन दोनों को जोड़ने का प्रयास किया किसने? प्लेटो ने। और प्लेटो में हमें दोनों चीजें दिखाई देती हैं। प्लेटो कहता है कि ये दुनिया जो हमें दिखाई दे रहा है वो परिवर्तनशील है, और ये हम लोग भी देखते हैं, है ना। परिवर्तन बदलता रहता है, हर चीज बदलती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो परमानेंट भी है। तो प्लेटो कहता है कि जो अपरिवर्तनशील सत्ता है वो किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसीडेंटल है, वो हमारे दिमाग की उपज नहीं है, हमारे मानसिक कल्पनाएं नहीं, वो रियल में एग्जिस्ट करती हैं। और यहीं से शुरुआत होती है मेटाफिजिक्स की, क्योंकि उन प्रत्यय को हम अपनी अनुभूतियों से, इंद्रियों से समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, हम बुद्धि के द्वारा उनको जान नहीं सकते। अब प्लेटो कहता है तो फिर उसका पता कैसे चलता है? हम प्लेटो की वीडियो में देखेंगे ना
तो प्लेटो कहता है कि परिवर्तनशील जगत, ये संसार जो हमें दिखाई देता है, और जो अपरिवर्तनशील जगत है, प्रत्ययों का जगत है, इसमें और उसमें रिलेशन कैसे। तो प्लेटो कहता है कि प्रत्यय अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं इस जगत में, है ना। इसके क्रिटिसिज्म भी है बहुत सारा, हम समझेंगे प्लेटो की वीडियो में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा समझाने का पूरा उद्देश्य ये था कि आप लोगों को ये समझ में आया कि मेटाफिजिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या इंडिया में भी तत्व मीमांसा है या मेटाफिजिक्स है। बिल्कुल। और इंडिया में मेटाफिजिकल क्वेश्चंस इतने गहरे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड शायद उस पर बात अभी नहीं करता। भारतीय दर्शन में तत्व मीमांसीय सवाल दर्शन के केंद्र में रहे और इनकी शुरुआत होती है ऋग्वेद से। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। ऋग्वैदिक काल में भी, इसके बाद दूसरी या तीसरी वीडियो में हम इंडियन फिलॉसफी का ओरिजिन पढ़ेंगे और वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ऋग्वेद का संकलन कैसे हुआ, क्या क्या थ्योरीज हैं, आर्यन थ्योरीज भी है, हम लोग समझेंगे हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऋग्वेद का संकलन जब होता है तो ऐसा माना जाता है कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है वो छेपक मंडल है, जिसमें हमें वर्ण व्यवस्था भी दिखाई देती है। और उसी में नासदीय सूक्त है, एक पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था है और नासदीय सूक्त में पहला वो ऐसा दौर था जब इस सृष्टि की रचना, इसकी उत्पत्ति और इसके कारण के बारे में बात हुई, है ना। तो ऋग्वेद में नासदीय सूक्त में हमें सृष्टि विज्ञान या सृष्टि की संरचना के बारे में कुछ सवाल दिखाई देते हैं। ये पहला भारत में या इंडियन फिलोसफी का पहला इंसिडेंट है जब इस जगत के मूल कारण की या तत्व मीमांसीय क्वेश्चन की शुरुआत होती है। दूसरा, जब हम उपनिषद की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ ऋग्वेद के बारे में। जो वेद है, वैदिक साहित्य का सृजन हुआ है, संकलन हुआ है, वो क्रोनोलॉजी में हुआ है, ठीक। वैदिक संकलन वो है, खास करके ऋग्वेद, जो इंसान का पहला इंसिडेंट है, पहला हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद पहला ऐसा वो पहली घटना है जो प्रकृति के प्रति इंसानों की हुई है। समझ में नहीं आई होगी, मैं समझाऊंगा इसको कैसे, ठीक। तो इसमें एक क्रोनोलॉजी दिखाई दी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक साहित्य में सबसे पहले संहिता, या जो 4 मैंने नाम दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, अरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं। तो बेसिक से लेकर उपनिषद तक एडवांस, क्योंकि उपनिषद विशुद्ध रूप से दार्शनिक ग्रंथ है और उपनिषद में ये क्वेश्चंस गहराते हैं। जब आत्मा की बात होती है, चेतना की बात होती है, ईश्वर की बात होती है, मुक्ति की बात होती है, सबसे बड़ी अवधारणा मुक्ति की अवधारणा की बात होती है। और इसके बाद दार्शनिक रूप से हम व्यवस्थित देखते हैं कि मेटाफिजिक्स के क्वेश्चंस हमें सांख्य दर्शन में दिखाई देते हैं। और सांख्य दर्शन से हमें यह समझ में आता है कि सांख्य दर्शन 2 तत्वों को एक्सेप्ट करता है। देखो, मैंने आपसे शुरुआत में बताई थी कि आखिर मेटाफिजिक्स के अंदर स्टडी की जाती है उस मूल तत्व की, मूल तत्व है क्या। अब हम बात करेंगे मूल तत्व है क्या, इस पे कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। 2 तरह की क्लासिफिकेशन हमें दिखाई देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सांख्य दर्शन भारत में पहला दर्शन है जो कि व्यवस्थित रूप से तत्व मीमांसा की बात करता है और वो कहता है कि इस सृष्टि का निर्माण 2 तत्वों से हुआ। देखो, सांख्य दर्शन मतलब विनाश और निर्माण की बात नहीं करता, ये मैं सांख्य दर्शन में समझाऊंगा आपको। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं यहाँ पर कि सांख्य दर्शन पहला वो प्रयास था जब यहाँ पर मेटाफिजिक्स की हमें व्यवस्थित रूप से विवेचना दिखाई देती है और 2 तत्वों की बात होती है। तो अब हमें ये समझना है कि आखिर इन तत्वों का कंसेप्ट है क्या, इसमें क्लासिफिकेशन कौन कौन से है। तो 2 तरीके की क्लासिफिकेशन है, एक है तत्व के स्वरूप के आधार पर और दूसरा है तत्वों के संख्या के आधार पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, सांख्य दर्शन 2 तत्वों को एक्सेप्ट करता है, जड़ और चेतन। ये चार्ट आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको पॉज करके इसको समझ लो अच्छे आराम से।
तो स्वरूप के आधार पर कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली कैटेगरी चेतन, दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रल और तीसरी है मटेरियल। यानी कि वो लोग जो कहते हैं कि तत्व चेतन है, दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि तत्व न चेतन है न जड़ है, और तीसरे वो लोग कहते हैं जो मूल तत्व है वो चेतन जड़ है। ठीक। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी है संख्याओं के आधार पर। जो लोग कहते हैं कि तत्व एक है, मूल तत्व एक है, वे लोग जो कहते हैं कि मूल तत्व दो हैं, और वे लोग जो कहते हैं कि मूल तत्व बहुत से हैं। अब इनको हम समझते हैं एक एक करके। पहले हम वो देखते हैं जो कहते हैं कि तत्व एक है और चेतन है। इनका कहने का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, आपका, मेरा, सबका कारण जो है वो एक तत्व है और वो चेतन है, मैटर नहीं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आदि शंकराचार्य और वेस्टर्न वर्ल्ड में हीगल। अब इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो ये साबित कैसे कर पाए कि चेतन से जड़ तत्व का निर्माण कैसे हो सकता है। ठीक। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये मिथ्या है, न सत्य है न असत्य है, ये मिथ्या है। समझेंगे हम अद्वैत में। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी वो है जो कहते हैं कि तत्व दो हैं, एक चेतन है और एक जड़ है। जैसे कि भारत में सांख्य दर्शन और वेस्टर्न वर्ल्ड में प्लेटो, अरस्तु और मॉडर्न टाइम में देकार्त। ये कहते हैं कि संसार का निर्माण जड़ और चेतन दो तत्वों से हुआ। अब इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई आपने जड़ और चेतन बोल दिया, ठीक है, एग्जैक्टली कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी जड़ है और हमारी जो चेतना है, कॉन्शियस है, वो जो हमारी, हम कह सकते हैं कि जो हमारा विवेक है, जो भाव है, वो चेतना से आता है। लेकिन इन लोगों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जड़ और चेतन के बीच में रिलेशन है क्या? कैसे रिलेशन बन सकता है? कि जैसे मुझे चोट लगे तो तुरंत मुझे पता चल जाता है, कॉन्शियस हो जाता हूं। तो ये रिलेशन है क्या? शरीर और चेतना के बीच में संबंध कैसे है? देकार्त ने इसे बड़े, मतलब उस दौर में उसके हिसाब से बड़ी क्रिएटिव थिंकिंग थी। उसने बताया कि एक पिनियल ग्लैंड होती है और उससे जड़ और चेतन का संपर्क होता है। लेकिन हालांकि वो थ्योरी रिजेक्ट हो गई, तो साइंस भी ये चीज प्रूफ नहीं कर पाया। अब दूसरी कैटेगरी हम देखते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जो एक तत्व मानते हैं और न्यूट्रल होते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है स्पिनोजा का। वेस्टर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं स्पिनोजा। स्पिनोजा के अनुसार जो मूल तत्व है वो ना जड़ है ना चेतन है। जड़ और चेतन उसके बहुत सारे गुणों में से एक गुण है, उसका पैंथीज्म कहलाता है, उसकी फिलोसफी पैंथीज्म कहलाती है। समझना, मैं रिपीट करता हूँ। स्पिनोजा कहता है कि जो मूल तत्व है ना वो जड़ है ना चेतन है, वो एक ही है लेकिन न जड़ है न चेतन है। जड़ और चेतना, मैटर और माइंड, उसके दो गुण हैं। उसके ऐसे बहुत सारे गुण हैं जिसमें से चेतना और जड़, उसके दो गुण हैं जिनको हम जानते हैं, बाकी गुणों को हम नहीं जानते। ठीक हो गया। तीसरी कैटेगरी आती है बहुतत्ववाद। तो बहुतत्ववाद में दो कैटेगरी आएंगी, एक मटेरियलिस्टिक। अच्छा, यहां पर मैं मटेरियलिस्टिक ट्रेडिशन नहीं समझा पाया। मटेरियलिज्म वो है जो, मटेरियलिज्म ट्रेडिशन वो है जो ये कहता है कि इस दुनिया का कॉज, अल्टीमेट फाइनल कॉज जो है, मूल तत्व जो है वो मटेरियल है, वो चेतन नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है थेलिस। उसके बाद थेलिस के बाद और भी दूसरे हैं, एनेक्सिमेनीज है, एनेक्सिगोरस है। तो ये लोग कहते हैं कि जो मूल तत्व है वो जड़ है, वो एक ही है। ठीक। लेकिन जब हम मटेरियलिस्टिक ट्रेडिशन में बहुतत्ववाद की तरफ आते हैं तो हमें दिखाई देगा भारत का चार्वाक दर्शन कहता है कि चेतन तत्व नहीं है। सृष्टि का निर्माण
इस दुनिया का निर्माण, शरीर का निर्माण 4 तत्वों से मिलकर हुआ है। वायु, जल, अग्नि और वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे, चारवाक को भी अच्छे से समझेंगे और काफी डिटेल में समझेंगे, है ना। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो भारत में जो मटेरियलिस्टिक ट्रेडिशन एकमात्र है वो बहुतत्व को एक्सेप्ट करता है। उसके हिसाब से 4 तत्व होते हैं, है ना। तो दूसरी तरफ एम्पिडोक्रीज वेस्टर्न वर्ल्ड में एक नाम मिलता है, वो भी चारवाक के जैसे सेम 4 ही तत्वों को एक्सेप्ट करते हैं। तो अब हम बहुतत्ववाद में कॉन्शियस ट्रेडिशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है लाइबनिज का। लाइबनिज फेमस है मोनड्स की थ्योरी के लिए, मोनडोलॉजी के लिए ना। और इसमें एक और चीज आप लोग समझो कि बहुतत्ववाद में जड़ और चेतन दोनों को एक्सेप्ट करने वाले भारतीय दर्शन, जैसे जैन हो गया, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैसे न्याय वैशेषिक हो गया और मीमांसा हो गया, है ना। मतलब चारवाक और वेदांत को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो ट्रेडिशन है वो चेतन और जड़ दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, तो ये रहा क्लासिफिकेशन। अब हमें समझना है कि मेटाफिजिक्स को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है और पहला व्यक्ति कौन था जिसने मेटाफिजिक्स को क्रिटिसाइज किया। तो मॉडर्न टाइम में 18th सेंचुरी में जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं तो मेटाफिजिक्स को क्रिटिसाइज सबसे गहरे तरीके से किया वो था कांट, इमैनुएल कांट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा था, अपने जमाने का बहुत बड़ा दार्शनिक था। मतलब इसने दर्शन की दिशा बदली। जर्मन आइडियलिज्म की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन कांट की जो क्रिटिसिज्म है वो वास्तव में थोड़ा अलग टाइप की है ना। वो प्योरली मेटाफिजिक्स को क्रिटिसाइज नहीं करता, जैसे लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहता है। जैसे कि जो कांट का जो मेटाफिजिकल क्रिटिसिज्म है वो कुछ अलग तरीके का है। मतलब वो ये कहता है, कांट कहना चाह रहा है कि क्या हमारी बुद्धि अंतिम सत्य को जानने में सक्षम है? क्या हमारी जो बुद्धि है वो अल्टीमेट रियलिटी, फाइनल कॉज तक पहुंच सकती है? और यहीं से कांट ने इस संसार को, रियलिटी को 2 भागों में बांट दिया, नोमिना और फिनोमिना। कांट कहता है कि जो अंतिम सत्य है उसके मूल स्वरूप को जैसा कि वो है वैसा हम जान ही नहीं सकते। इसने उसको कहा नोमिना। वो कहता है लेकिन हम जान सिर्फ उतना सकते हैं जो हमारी अनुभूति और बुद्धि के हिस्से में आता है। यानी कि जो अनुभूतियां हैं और बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है, हमारी बुद्धि वहीं तक है, वहीं तक सीमित है। इसने उसको नाम दिया फेनोमिना। कांट कहना चाह रहा है कि आप अल्टीमेट रियलिटी को, आप अपनी सोचने की अंतिम क्षमता तक जाएंगे तब भी आप अल्टीमेट रियलिटी को नहीं समझ सकते, फाइनल कॉज को नहीं पहचान सकते, उसके स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सकते। कांट कहना यह चाह रहा है कि जब तत्वमीमांसीय चिंतन आत्मा, ईश्वर और अंतिम सत्ता के बारे में चर्चा करने लगती है तो वो अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर देती है और हमें मानव को अपनी बौद्धिक क्षमताओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। कांट की बड़ी खतरनाक बुक है क्रिटिक ऑफ प्योरिज्म, मतलब अभी पढ़कर देखना। और कांट की इस आलोचना ने इस धारणा को बल दिया कि मेटाफिजिक्स का युग समाप्त हो चुका है। और आगे जब हम देखते हैं तो 20वीं शताब्दी में लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने बहुत क्रिटिसाइज किया, मुख्य रूप से कार्नेप ने। कार्नेप कहता है कि मेटाफिजिक्स के क्वेश्चंस अर्थहीन होते हैं क्योंकि हम उनके वैलिड नहीं कर सकते अपने अनुभव के द्वारा। लेकिन जब बात आती है इंडियन मेटाफिजिक्स की, तो क्या इंडिया में मेटाफिजिकल क्वेश्चंस रेलेवेंट नहीं है? आज भी इंडिया में मेटाफिजिकल क्वेश्चंस रेलेवेंट है। आत्मा की अवधारणा क्या है? चेतना और आत्मा क्या एक है? यदि आत्मा है तो उसका स्वरूप क्या है? क्या कोई अल्टीमेट रियलिटी है? तो ये सारे सवाल जो है आज भी इंडियन फिलॉसफी में बने हुए हैं। और मॉडर्न टाइम में जहां हम देख रहे हैं कुछ ऐसे रीजंस हैं जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को या मेटाफिजिकल स्टडीज को रेलेवेंट बनाए हुए हैं, जैसे कि एआई और कॉन्शियसनेस। क्या एआई में वो क्षमताएं विकसित हो सकती हैं
रोबोट टेक्नोलॉजी में क्या वो क्षमताएं विकसित हो सकती है वो ह्यूमन थिंकिंग को रिप्लेस कर सके या उनको कंपटीशन दे सकें। और सबसे बड़ा विज्ञान के सामने आज भी ये सवाल है कि कॉन्शियसनेस वास्तव में है क्या। कहीं ये थ्योरी सही तो नहीं, जैसे कि चारवाक कहता है कि 4 तत्वों का जो संगठन होता है, 4 तत्व एक विशेष तरीके से विशेष अनुपात में मिलते हैं तो चेतना का सृजन होता है, चेतना की उत्पत्ति होती है। जैसे वो कहता है, एक एग्जाम्पल देता है कि सुपारी, कत्था, पान और जो भी पान में चीजें डलती हैं उसमें कोई भी कलर लाल नहीं होता, लेकिन उसका परिणाम होता है लाल कलर, है ना। अब ये एग्जाम्पल भी एक विवादित है। चारवाक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी काफी विवादित हैं, तो समझेंगे चारवाक की वीडियो में। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या साइंस इस तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है? क्या वो चेतना को समझा पाएगा? इसलिए मेटाफिजिक्स आज भी जरूरी है। कॉस्मोलॉजी, अब कॉस्मोलॉजी में ही देख लो, साइंस बता चुका है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार होता है और उसके बाद ही दुनिया बनती है। तो क्या बिग बैंग को ही हम अल्टीमेट रियलिटी मान लें? और उसका एक्सप्लेनेशन फिर हम कैसे करेंगे कि इतना सिस्टमैटिक जो ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है। जैसे आपका नाम क्या है उनका, ब्रिटिश एक साइंटिस्ट हैं, नाम मैं भूल रहा हूं उनकी, अभी वो पैरालाइज थे, वो दिमाग से काम करते थे। उनने कहा था कि हमें किसी ट्रांसेंडेंटल यूनिट, गॉड जैसी संकल्पना को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्मांड फिजिकल लॉज से ही चलता है। फिजिकल लॉज कुछ हम लोग जानते हैं, कुछ हम लोग नहीं जानते, लेकिन ये ब्रह्मांड फिजिकल लॉज से ही चलता है क्योंकि इसमें एक सिस्टम दिखाई देता है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये समझना पड़ेगा ना कि विश्व बिग बैंग के बाद क्या, या बिग बैंग के पहले क्या, बिग बैंग का आधार क्या। जैसे कि आज 1200 करोड़ या 12,000 करोड़, मुझे 1200 करोड़ में भी 1200 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड हमारा बना, बिग बैंग की घटना हुई, तो उसके पहले क्या? सवाल तो ये उठता ही है ना कि उसके पहले क्या, बिग बैंग कहां हुआ, ये भी सवाल है। तीसरा और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया नियतिवाद, है ना। नियतिवाद ये कहता है कि हर चीज निश्चित है, तो यहां पर ह्यूमन की फ्री विल, हम कैसे कह सकते हैं कि फ्री विल जैसा कोई अवधारणा है भी, फ्री विल है कि नहीं है? क्योंकि जब आप ये मानते हो कि हर चीज निश्चित है, तो फिर पूरा सिस्टम जो हमारे माइंडसेट है वो चरमरा जाएगा ना। जैसे कि आप लोगों ने एक थ्योरी सुनी होगी, वीडियोस देखे होंगे, इंडियन मीडिया ने बहुत चलाया 2011 में 12 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर हमें आज ये पता चल जाए कि 2 साल 5 साल बाद दुनिया खत्म होने वाली है, क्या रह जाएगा? तो नियतिवाद ये बताता है कि हर चीज पहले से डिटरमाइंड है, और पहले से यदि डिटरमाइंड चीजों को मान लिया जाए तो वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए क्या रेलिवेंट है, उस काफी गहरा कंसेप्ट है, समझेंगे हम। और इसके बाद आता है पर्सनल ह्यूमन बीइंग, कि आखिर चेतना का प्रश्न वही है ना, चेतना का प्रश्न वही है कि माइंड और बॉडी, इन दोनों के बीच में संबंध है क्या। मांडुक्य उपनिषद अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो मांडुक्य उपनिषद बड़ा गहरा समझाता है चेतना के बारे में, बड़ी गहरी जानकारी देता है, 4 स्तर बताता है, और जो उसमें तुरीय अवस्था है वो सबस्ट्राटम अवस्था है, यानी कि वो तीनों अवस्थाओं में एग्जिस्ट करती है। और अब उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, हम लोग समझेंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट मेटाफिजिकल डिस्कशन। इसमें मैंने आपको समझाया कि मेटाफिजिक्स क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, वेस्टर्न और इंडियन मेटाफिजिक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो,
लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम नेक्स्ट वीडियो में एपिस्टेमोलॉजी को भी समझेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम इंडियन फिलॉसफी के ओरिजिन की बात करेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल को धीरे धीरे समझेंगे और अपने विचारों में उतारेंगे। और देखो, अभी जो एक घटना हुई जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर कि पहली बार भारत में शिक्षा के लिए इस लेवल पर आंदोलन हुआ। और आंदोलन हुआ तो हुआ, उसमें सबसे ज्यादा यूथ ने पार्टिसिपेट किया और इनफैक्ट जेन जी ने पार्टिसिपेट किया। कुछ गलत चीजें भी हुई, कुछ अनैतिक चीजें भी सामने दिखाई दी। उन सबको अगर हटा दिया जाए तो एक बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं भारत शिक्षा से दूर नहीं हो सकता। और मेरा यह प्रयास है कि जो जहां तक मैं पहुंच पाता हूं, जहां तक मैं चीजों को जान पाता हूं, वो आप लोगों तक पहुंचाया जाए। आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया का दौर है, तो कुछ सार्थक प्रयास किए जा सकते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद रहेगी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू आज के लिए।